जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 10 मई और 9 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ आई डी आई के बाय सेल की। तो जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला ही था कि कल तो वो जो ट्रेंड था जब से लगातार खरीद रहे थे हमारे एफ आई, वो कल ट्रेंड टूट गया और उन्होंने अच्छी खासी 3700 करोड़ की सेलिंग कर दी है कर। लेकिन इसके अगेंस्ट डी आई आई, तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि कोई तो है जो निफ्टी को गिरने से बचा रहा है, कोई है जो होल्ड करके बैठा हुआ है, तो वो हमारे डी आई आई निकले। तो उन्होंने लगभग 7277 करोड़ की कैश में बाइंग कर ली है। और नेट नेट तो हम अप हैं, लेकिन फिर भी मार्केट गिरी है क्योंकि रिटेलर्स पैनिक कर गए। और जब भी रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं या एफआई बेच रहे हैं तो उसका फ़ायदा डीआई उठा रहे हैं, लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो डीआई इंक्लूड्स अवर म्यूचुअल फंड वाले एज वेल। तो ये तो रही स्थिति बाज़ार की। अब दोस्तों जहाँ तक बात है हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें दोस्तों एक तो हमारा मीडिया बड़ा बहुत ही शेमलेस है जो उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रहा है। और उस उल्टी सीधी रिपोर्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपने कुछ न्यूज़ चैनल, अधिकतर न्यूज़ चैनल बहुत ही घटिया स्तर पे गिरे हुए हैं। और क्योंकि एक घटिया हो जाता है तो उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, तो अगले को भी घटिया होना पड़ता है उस टीआरपी को पाने के लिए। तो इस तरीके की जो हेडलाइंस दे रहे हैं कि हम कराची में घुस गए हैं, लाहौर में घुस गए हैं, इस्लामाबाद में घुस गए हैं, जनरल असीम मुनीर जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। और ये रात में बोलते हैं सब हो गया है ताकि लेट नाइट तक टीआरपी बने, सुबह सुबह वो कहते हैं वापस हो गया है, सुबह माफ़ी मांग लेते हैं, रात को फिर कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तान में लेट नाइट अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ पैसा बना रहे हैं और गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं। तो इन लोगों की बातों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। आप बेहतर होगा किसी इंडिपेंडेंट मीडिया न्यूज़ की न्यूज़ सुने, और स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी न्यूज़, रॉयटर्स की न्यूज़ पढ़ें, वो बेहतर होती हैं और स्पष्ट होती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि फ़ॉरेन में भी गलत न्यूज़ चैनल है जो उल्टी सीधी न्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन हमारे वालों का स्तर तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है भैया। ये तो इन्होंने तो कल रात कब्जा ही करवा दिया था पाकिस्तान पे, लेकिन सुबह जब देखते हैं तो ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं। तो आज लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, कल लोगों का गुस्सा बहुत फूटा है हमारे इंडियन मीडियाज़ पे, न्यूज़ चैनल पे, और लोगों ने भर के इन्हें सुनाया है और खूब बेइज्जती हो रही है। तो हम माफ़ी मांगते फिर रहे हैं ये, लेकिन डैमेज हैज़ बिन डन। अब तुम पे कोई ट्रस्ट करेगा नहीं क्योंकि तुम इस तरीके की फेक न्यूज़ फैला रहे हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। बाकी एज़ फार एज़ इंडिया पाकिस्तान वॉर इज़ कंसर्न्ड, पूरी दुनिया जैसे दोस्तों 71 में हुआ था वैसा ही लगभग पोजीशन बनती जा रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसने 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का लोन पास कर दिया है पाकिस्तान का। वो सारा पैसा वॉर में ही खर्च होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो चाइना पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका सीक्रेटली पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। 54 में से 51 या 2 मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ हैं। तो स्थिति वही है जो 71 में थी। इंडिया फिर अकेला है और सपोर्ट होगा तो रशिया का होगा या थोड़ा बहुत इसराइल का, और बाकी सारी ताकतें फिर से पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि उनकी इकनॉमी देखा जाए, उनके पास, उनके ऊपर जितना लोन है, उनके ऊपर जितना कर्जा है, उनके पास जितना मिनिमम फंड अवेलेबल है, वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकते थे। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि वो तो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अब वो हमले तेज़ कर रहे हैं। तो उनके पास ये आर्म्स, एम्यूनिशन, पैसा, तेल, ईंधन आ कहाँ से रहा है? जाहिर सी बात है उन्हें कोई और सपोर्ट कर रहा है, वो अकेले नहीं कर सकते। और सारा गेम जो खेल रहा है वो खेल रहा है चीन। और क्योंकि चीन नहीं चाहता कि वहाँ से प्रोडक्शन जो है वो इंडिया मूव करे, और उसको टैकल करने का ये सबसे आसान तरीका है कि इंडिया में अस्थिरता पैदा की जाए, इंडिया को वॉर में बिजी रखा जाए, ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे ये पिक्चर दिखा सकें कि भैया इंडिया में फैक्ट्री डालोगे तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा, इसलिए चाइना में इन्वेस्ट करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस वॉर को हार गए हैं, ठीक है। जीतेंगे तो हम ही। 71 में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने पेट्रोल टैंक्स दे दिए थे, 65 में भी दे दिए थे पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद उन पेट्रोल टैंक्स का, यूएस के पेट्रोल टैंक्स का हुआ क्या था वो सब जानते हैं। वो दोनों ही जंग बाद में इंडिया ही जीता था, और भले ही यूएस ने मदद करी थी और
50 मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी मदद करी थी 55 में से, तो वो ठीक है, लेट देम डू इट। और ये वही देश हैं दोस्तों जो इंडिया को ज्ञान दे रहे थे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है कि आप यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो। तब इंडिया ने भी यही जवाब दिया था कि क्योंकि जब हमारे ऊपर दिक्कत आती है तो तुम लोग भी ऐसा ही करते हो, ठीक है। तो अब उन्होंने दोबारा कर दिया, अब हम दोबारा करेंगे ऐसी बात थोड़ी है। चलने दो थोड़े दिन, पाकिस्तान को निपटा के, चाइना को ठिकाने लगा के, उसके बाद देखते हैं जब दोबारा इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर हम रशिया के साथ जाएंगे, देख लेना। अब क्योंकि जयशंकर तो वहाँ सुनाकर आया था ना इनको कि वेस्ट की प्रॉब्लम तुम समझते हो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और जो इंडिया की प्रॉब्लम है तुम वो कहते हो इंडिया की प्रॉब्लम है। तो ठीक है, होने दो तुम्हारा भी युद्ध, अभी हमारा ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, हम तो इनको निपटा ही देंगे थोड़े दिनों में, उसकी कोई चिंता नहीं। जितना मर्जी सपोर्ट कर लो, जितना मर्जी हेल्प कर लो, पाकिस्तान को हम निपटा देंगे कुछ दिनों में। उसके बाद जब तुम्हारा युद्ध शुरू होगा ना, फिर इंडिया बताएगा कि किसको हम सपोर्ट करते हैं, फिर हमको लेक्चर मत देना कि हमें किसे सपोर्ट करना है। अभी 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का लोन पास कर दिया, वो सारा का सारा पैसा अब वॉर में खर्च होगा अगेंस्ट इंडिया। तो चलिए ठीक है, दुनिया ने जो करना था उन्होंने कर लिया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, स्थायी होते हैं तो इंटरेस्ट, स्थायी होते हैं तो फ़ायदे। तो जहाँ पे अपना फ़ायदा हो वहाँ पे गेम खेलते हैं लोग, और उस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन को हीट भी मिलती है और बढ़ावा भी मिलता है। आगे चलते हैं आते हैं अपने इंड मनी ऐप की म्यूचुअल, आई थिंक ये शेयर्स का पोर्टफोलियो दिखाने का तब कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कल मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद ही वीडियो बनाया था तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। हाँ, सीधे चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, ताकि मैं दिखा सकूँ कल कितना नुकसान हुआ है। कल 2214 रुपये का मेरे पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है कल, 0.69%। 3,11,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 3,17,000 इज़ द करंट वैल्यू। लगभग 6,000 के मुनाफे में लगभग 2% के प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो। 85,000 की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें 23,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। कल पराग पारिक में 68 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 2.37% के प्रॉफिट में है ये फंड अभी भी। आईसीआईसीआई पोटेंशियल में 423 रुपये का नुकसान हुआ है कल, और 3.5% के प्रॉफिट में ये म्यूचुअल फंड अभी भी। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 407 रुपये का नुकसान हुआ है, 3% के प्रॉफिट में है अभी भी ये म्यूचुअल फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, ये एक मिड कैप का फंड है, 18 रुपये का इसमें गेन हुआ है, क्योंकि कल फ्लैटिश से बंद हुए थे मिड कैप, तो कुछ म्यूचुअल फंड जो है मिड कैप के वो पॉजिटिव भी गए होंगे। तो 2% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 24 रुपये का नुकसान हुआ है, 2.61% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 32 रुपये का नुकसान हुआ है, 2.45% के प्रॉफिट में है ये फंड। एचडीएफसी मिड कैप में 25 रुपये का नुकसान हुआ है, 2.25% के मुनाफे में ये फंड। एडलवेज में 24 रुपये का नुकसान हुआ है, 1% के प्रॉफिट में ये फंड। कैनरा रोबेको में 52 रुपये का नुकसान हुआ है, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया ये फंड। कोटक स्मॉल कैप में 30 रुपये का नुकसान हुआ है, और नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, 0.5% के लॉस में है ये फंड। एडलवेज मिड कैप में 19 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.5% के प्रॉफिट में फंड। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 34 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.17% के नुकसान में फंड। बैंक ऑफ इंडिया में 59 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 1% के नुकसान में फंड। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 103 रुपये का नुकसान हुआ है, 2% के प्रॉफिट में फंड। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप में 74 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 1.91% के प्रॉफिट में है ये फंड। बंधन कोर इक्विटी 52 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2% के प्रॉफिट में है ये फंड। एसबीआई स्मॉल कैप में कल 42 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.26% के प्रॉफिट में है फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कल 48 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.42% के लॉस में। जेएम फ्लेक्सी कैप में 61 रुपये का नुकसान हुआ है कल, 0.77% के लॉस में है फंड। टाटा स्मॉल कैप में 26 रुपये का नुकसान हुआ है, 1.88% के लॉस में। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्मॉल कैप फंड हैं वो अब ब्रेक इवन पे या थोड़ा थोड़ा लॉस में चले गए हैं, आधा आधा 1% तो स्मॉल कैप में वीकनेस लगातार बरकरार है। कल भी थोड़ा गिरावट हुई है ,0.5% की स्मॉल कैप में, जबकि मिड कैप थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लार्ज कैप अभी भी कंपैरेटिवली सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरी एसआईपी जो आने वाले दिनों की यानी कि सोमवार के लिए जो लगी हुई है, मैं एक बार आपको नज़र पड़वा देता हूँ कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 4 एसआईपीज़ मेरी सोमवार को भी कटने वाली हैं। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि मैं डेली एसआईपी करता हूँ, जी नहीं, मैं डेली एसआईपी सिर्फ इन फंड्स में करता हूँ, निपॉन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये लार्ज कैप के 2 फंड हैं। बाकी इसके अलावा मेरी सारी एसआईपीज़ जो हैं वो वीकली हैं। तो क्योंकि फ़ंड ज़्यादा है तो किसी ना किसी फ़ंड का रोज़ नंबर आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि डेली एसआईपी हो रही है, जबकि वो वीकली ही हो रही है। बस ये 2 फंड हैं जो लार्ज कैप के हैं जिनमें डेली हो रही है, और ये भी मेरी जो मैंने अपनी एसआईपी बढ़ाई है उसकी वजह से ये
इसमें डेली का ऑप्शन आ रहा था क्योंकि ये लार्ज कैप के हैं, तो इस वजह से इनको डेली में लगा रखा है। तो ये तो ये स्थिति मेरे एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाता हूँ मैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। यहाँ कितना हिट लगा है कल वो भी दिखा देता हूँ। कल यहाँ पे 10,348 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,37,000 करंट वैल्यू है। और किस किस फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है, तो मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डिफेंस ऊपर दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी एनहेंस फंड, इन्वेस्टको इंडिया पीएसयू ने पॉजिटिव दिया है। कोटक इमर्जिंग, तो काफ़ी सारे फंड में कल पॉजिटिव में भी हैं और कुछ नेगेटिव में भी दिख रहे हैं आपको नीचे। एक बार नज़र बनवा लेता हूँ। तो नीचे आपको स्मॉल कैप ही नज़र आने वाले हैं। और पराग पारिक कल सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगता है यूएस में पिटाई हुई है उस वजह से। और स्मॉल कैप के फंड कल ज़्यादा नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और अब दोस्तों जहाँ तक आने वाले हफ्ते का सवाल है, तो आने वाले हफ्ते में की बात हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इस वीडियो में कुछ म्यूचुअल फंड्स के लिंक दे रखे हैं बुक्स के, फ्लिपकार्ट की वो लिंक हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर अपना फिंगर टैप करते हैं तो लेफ़्ट साइड बॉटम में फ्लिपकार्ट का एक लिंक खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड की वो बुक्स ही लेनी है। आप अगर फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो इस लिंक का इस्तेमाल करके, जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके परचेजिंग प्राइस पे 1 रुपये का भी दबाव नहीं आएगा। बिल्कुल वही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जो नॉर्मली फ्लिपकार्ट में आपको मिलता है। सारे डिस्काउंट्स, सारी स्कीम्स आपके लिए फुली एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिंक के थ्रू गए हैं तो इसलिए क्रिएटर को सपोर्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ज़बरदस्ती कुछ बाय कीजिए, जेन्युइनली अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ लेना है तो मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ से जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कीजिए। आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिएटर को सपोर्ट मिलता है। तो आइए दोस्तों, आने वाले हफ्ते में सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये वॉर एस्केलेट हो रही है। और वॉर जब एस्केलेट होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके बाज़ार पर पड़ता है, जो अब पड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, मार्केट अगले हफ्ते डिप और कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। अगर आज या कल में 2 दिन की छुट्टी है, तो बाज़ार की छुट्टी होना इस जंग के पीरियड के दौरान एक अच्छा संदेश है, क्योंकि इस पीरियड में अगर कुछ हो जाता है सॉर्ट आउट, लेकिन सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे लग नहीं रहा, कि मुझे नहीं लगता कि चाइना चीज़ों को सॉर्ट आउट होने देगा। टर्की, चाइना ये तो खुले में सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं के ड्रोन्स उड़ रहे हैं, टर्की के ड्रोन्स उड़ रहे हैं और चाइना के ड्रोन्स उड़ रहे हैं। और पाकिस्तान के पास लगभग पैसा, एम्यूनिशन सब ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो चाइना का है और टर्की का है, और चोरी छुपे यूएस भी अगर उनको सपोर्ट कर रहा है। और जो 54-55 जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें से 45-50 कंट्री उन्हें सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान को चोरी छुपे। तो 2-4 कंट्रियाँ होंगी जो इंडिया के साथ होंगी, जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हो, तो भले, लेकिन वो ओपनली इंडिया का सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो द ओनली कंट्री विच इज़ द ओनली 1 और 2 कंट्री विच आर सपोर्टिंग इंडिया इज़ अगेन रशिया। रशिया हमेशा किसी भी वॉर की सिचुएशन में हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। और जो एक न्यूज़ आ रही थी कि बे ऑफ बंगाल में रशियन शिप भी ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ताकि इस तरफ से चाइना कोई हरकत ना करे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो रशियन शिप ऑलरेडी उस तरफ है। और इसराइल का सपोर्ट है, इसराइल भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स वगैरह इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान की जंग अब सिर्फ दिखाने के लिए पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन अब उसे इनडायरेक्टली चीन ही लड़ रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि चीन अगर जंग लड़ रहा है वहाँ से, तो इतनी जल्दी ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली। और यही चीन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इंडिया जंग में फंसा रहे, ताकि वो वर्ल्ड को एक मैसेज कन्वे कर सके कि अगर आप अपनी फैक्ट्रियाँ चाइना से उठाकर इंडिया में ले जाते हो तो इसका नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि इंडिया तो वॉर में बिजी है। तो इंडिया को हर फ्रंट पे देखना है दोस्तों, पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है, ये भी इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया से रूट कर दूर ना चले जाएं, कि इंडिया तो हमेशा वॉर में ही लगा रहता है। तो इंडिया को नपातुला काम करना है दोस्तों, तो इतना आसान नहीं है। हम एक बेवकूफ़ के साथ जंग करने के लिए अपनी पूरी इकोनॉमी को बर्बाद भी नहीं कर सकते, और हम उस बेवकूफ़ को खुला भी नहीं छोड़ सकते। तो एक नपातुला एक्शन होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हिट होने चाहिए, और जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान किया जा सके पाकिस्तान को। और
हमें अपना इकोनॉमी को भी ग्रो करवाना है और उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक ये था आने वाले हफ्ते में सतर्क रहिएगा और बहुत ज़्यादा खुल के बाइंग मत कीजिएगा जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि कब तक ये सिचुएशन सॉर्ट आउट होती है। ठीक है, कोई न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव सैटरडे संडे को, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता है, तो उस चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हें बता देगा कि कब होने वाला है। लेकिन कॉशियस रहना, अपनी एसआईपीज मत बंद करना, क्योंकि दोबारा डिप आ रहा है और इस डिप में दोबारा आपको सस्ते में एनएवी मिलती जाएगी, तो इस सस्ते एनएवी को कलेक्ट करते रहिएगा। और जब भी अप मूवमेंट आएगा 24,000 25,000 26,000 की तरफ निफ्टी जाएगी, आपको बहुत अच्छा गेन होता हुआ दिखाई देगा अपने पोर्टफोलियो में। तो टिके रहिएगा दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर पूरी दुनिया भी पाकिस्तान के साथ लग जाए तो भी इंडिया ही जीतेगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना पैसा नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहो शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड्स में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।